नमस्कार। जय ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए मैंने 26 जनवरी 2026 को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आगाज किया और आज 26 फरवरी है। एक महीना हुआ है। एक महीने में बच्चों का इतना प्यार, प्रेम, विश्वास इतना देखने को मिल रहा है कि अब रात को दिन में हर जगह केवल एक चीज दिखती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, अच्छे से अच्छा बच्चों को रिजल्ट देना है। और इसीलिए सामने अब होली आ गई। होली पे छुट्टियां हैं, तो मैंने ये सोचा कि यार होली पे भी क्यों अपन बिल्कुल फ्री रहें, कम से कम कुछ कंटेंट बच्चों को दें, एक अच्छा कंसेप्ट सिखाएं, ताकि होली खेलते हुए भी वो याद रखें कि यार वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। आज मैं आपको केवल एक तरीका सिखाऊंगा और चक्रवर्ती ब्याज खत्म हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज का कोई भी क्वेश्चन कर लो, एक तरीका सिखा रहा हूं, पूरा कंप्लीट चक्रवर्ती ब्याज खत्म हो जाएगा। इतना जबरदस्त तरीका समझा रहा हूं, इतना शानदार चीज बता रहा हूं। और इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आपको खुद को यह लगेगा कि यार वास्तव में ये यूनिक कंसेप्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक साथ एक छोटी सी जानकारी साझा कर देता हूं। होली के ऊपर बहुत बड़ा शानदार ऑफर देने जा रहा हूं। 1 मार्च से 4 मार्च तक 4 दिन का ये ऑफर है। 1 मार्च रात 12 बजे से 4 मार्च को रात 12 बजे तक। 31 मार्च कोर्स कंप्लीट होने की डेडलाइन है। लेटेस्ट कंटेंट अपलोड हो रहा है। जो भी बच्चे ऐप डाउनलोड कर रखी है, जिन्होंने प्ले स्टोर से मैथ्स वेव की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, उनको पता है कि डेली के डेली नया कंटेंट आ रहा है, डेली लेटेस्ट कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो तीन तीन क्लास रोज की अपलोड हो रही है। दो क्लास जिसमें से लाइव चलती है एडवांस मैथ्स की, वो सबसे बड़ी बात है। लाइव बेच दे रहा हूं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने की ये डेडलाइन है 31 मार्च। आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 कोर्सेज है। सबसे पहला है मैथ्स के 50 क्वेश्चन जो एलडीसी में आते हैं और 10 क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के, यानी मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन का ये जो पोर्शन है, केवल 199 रुपए में। कंप्लीट मैथ्स कोई बच्चा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ना चाहे, जिसमें से एडवांस लाइव चल रही है, 50 क्वेश्चन का ये पोर्शन है, केवल 149 रुपए में। और कोई बच्चा एडवांस मैथ्स केवल पढ़ना चाहे आरएसएसबी एलडीसी के लिए, जिसके लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, तो ये केवल 99 रुपए में प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, अब कोई बच्चा ऑल कंपटीशन फाउंडेशन पढ़ना चाहे कि गुरुजी मुझे तो आपसे ओवरऑल कंप्लीट पढ़ना है, एक बार पढ़ा दीजिए, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो फाउंडेशन बैच में अगर मैं बात करूं तो एक रामानुजन बैच चल रहा है जो अर्थमेटिक प्लस एडवांस है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस, जिसमें एडवांस लाइव चल रही है, केवल 249 रुपए में कंप्लीट मैथ्स, और किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर लो। और कंप्लीट अर्थमेटिक अगर कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए पढ़ना चाहे, केवल 99 रुपीज में। और ये ऑफर मैं दोबारा कभी नहीं दूंगा, कतई नहीं आएगा दोबारा। कंप्लीट एडवांस कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो 149 रुपए में ऑल कंपटीशन के लिए। और एक सीईटी फाउंडेशन कंप्लीट मैथ्स का जो बैच है, ये केवल 149 रुपए में। ये कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, हर एक टॉपिक की फ्री क्लासेस डाली हुई है। आप आराम से जाकर पहले फ्री क्लासेस को देखिए। पूरे बैच की 1-2 क्लास फ्री नहीं है, हर टॉपिक की 1-2 क्लास आपको फ्री मिलेगी। लेटेस्ट कंटेंट अपलोड हो रहा है, तो आप आज ही जाकर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फ्री क्लासेस देखें। और जैसे ही 1 तारीख को ऑफर स्टार्ट हो, और तुरंत कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को रन करें। और एक मैं एप्लीकेशन के ऊपर 2 चीजें दे रहा हूं बिल्कुल फ्री। एक तो हर संडे टू संडे आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए सुबह 10 बजे मैथ्स का 50 क्वेश्चन का पेपर अपलोड करता हूं ऑन एलडीसी पेपर पैटर्न। जैसा एलडीसी का पेपर होना चाहिए वैसा मैथ्स का पेपर, उस पेपर का यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन करवाता हूं और उस सॉल्यूशन की पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता हूं। ठीक है, और एक दे रहा हूं बिल्कुल फ्री बैच, 15 क्लास का एक बिल्कुल फ्री बैच है,
जो अप्रोचेबल बेच के नाम से डाला हुआ है, उसमें मैंने आपको यह सिखाया है कि किसी क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के केवल क्वेश्चन और ऑप्शन देख के उसका आंसर कैसे पता किया जाता है। और आज के टाइम कंपटीशन की यह सबसे बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि आजकल ज्यादा भी नहीं तो 40% क्वेश्चन अप्रोच के ऊपर आ रहे हैं। तो ये एक ऑफर बहुत तगड़ा 4 दिन का ऑफर दे रहा हूं, इसका पूरा फायदा उठाएं। दोबारा ऐसा ऑफर नहीं आएगा, कहीं इस मौके को चूक ना जाओ। अब मैं चलता हूं चक्रवृद्धि ब्याज पे। मेरे भाई देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मैं सीधा सीधा बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज और प्लस साधारण ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का बिल्कुल शॉर्ट में मतलब ये होता है कि कोई भी राशि है, उस राशि के ऊपर जितना साधारण ब्याज लगेगा, उस साधारण ब्याज पर जो ब्याज और लगेगा वो उसमें एक्स्ट्रा होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर केवल किसका होता है? अंतर केवल ब्याज पर ब्याज का अंतर होता है। यानी जितना ब्याज पर ब्याज लग रहा है, केवल वही उन दोनों ब्याज के बीच का अंतर होता है। जैसे मान लो कि अगर आपने 10,000 रुपए उधार लिए, 10% की दर से लिए और 3 वर्ष के लिए उधार लिए, एक बहुत तगड़ी चीज सिखा रहा हूं, 3 साल के लिए लिए, हर साल 10% ब्याज देना पड़ेगा आपको, हर साल 10% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार लिए, तो पहली बात तो 10,000 रुपए जो मूल रकम है उसके ऊपर 10% ब्याज तो साहूकारी ब्याज है, यह तो साधारण ब्याज होता है जो आपको देना ही देना है। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपए, दूसरे साल भी 10,000 का 10% 1,000 रुपए, तीसरे साल भी 10,000 का 10% 1,000 रुपए। हो गया, ये तो है सीधा सा साधारण ब्याज। अब होगा ब्याज पर ब्याज। तो मेरे भाई एक चीज सोचिए कि ब्याज पर ब्याज पहले दिन से ही तो मिलना शुरू होगा नहीं। भाई 10,000 रुपए लिए तो 1 साल तक तो 10,000 रुपए ही रहेंगे ना, क्योंकि हिसाब तो 1-1 साल से होना है। 1 साल तक तो 10,000 रुपए रहेंगे। तो 10,000 रुपए पर हर साल तो आपको ब्याज पर ब्याज, साधारण ब्याज तो हर साल मिलेगा, बट ब्याज पर ब्याज जो मिलेगा वो ब्याज पर ब्याज आपको पहले साल तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा दूसरे साल से, या दूसरी किस्त से कह सकता हूं मैं, दूसरा साल या दूसरी किस्त। क्योंकि अगला हो सकता है कि इस किस्त को वो 1 साल की ना रख के 6 महीने या 3 महीने की भी बढ़ा के चल ले, है कि नहीं है? तो यहां पर ये तो हो गया सीधा सा साधारण ब्याज। अब मिलेगा भाई ब्याज पर ब्याज, तो पहले साल नहीं मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा। अब देखो, दूसरे साल में 1,000 रुपए तो मिल गया इसका ब्याज 10,000 रुपए का, और बाकी मिलेगा इस पीछे वाले ब्याज का ब्याज। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, दूसरे साल में 10,000 रुपए तो मूल था, 1,000 रुपए ब्याज था, यानी दोनों मिलाकर टोटल 11,000 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? तो दूसरे साल का ब्याज आपको 11,000 रुपए देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए का 10% तो कितना दे दिया? 1,000 रुपए, और उसके साथ में आपको इस 1,000 रुपए का 10% और देना पड़ेगा। 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। तो यहां से ये 1,000 रुपए तो साधारण ब्याज है दूसरे साल में। अब होगा ब्याज पे ब्याज, यानी इसका 10%, इसका 10% हो गया 100 रुपए। ये आपका दूसरी साल ब्याज पे ब्याज एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं तीसरी साल पे बात करूं, तो तीसरी साल 10,000 रुपए का 10% तो मिल गया 1,000, और बाकी मिलेगा ब्याज पर ब्याज। ये पिछले जितने भी ब्याज है इन सब के ऊपर ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो सारों के ऊपर मिलेगा, तो 1,000 पे 10% दूंगा 100 रुपए, 1,000 पे 10% दूंगा 100 रुपए, और इस 100 रुपए पे 10% दूंगा तो 100 का 10% 10 रुपए। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे एक बात बताइए, इसमें थोड़ी सी एक चीज समझने वाली है, एक बढ़िया चीज है क्या, कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितनी बार लगा? 3 बार लगा। 3 वर्ष में साधारण ब्याज लगा 3 बार, है ना? मूल तो आपका 1 बार है, साधारण ब्याज उस पर कितनी बार लग रहा है? साधारण ब्याज लग रहा है 3 बार, और उसके ऊपर जो आपका साधारण ब्याज है
उसके ऊपर ब्याज कितनी बार लगा? देखो साधारण ब्याज है 3 बार, और 3 बार ही देखो ब्याज पे ब्याज लग रहा है। 1000 रुपए पर 10% लग रहा है 3 बार, है ना? ये भी 3 बार लग रहा है। और लास्ट में आप ये देखिए, जो आपका ये ब्याज है इस पर ब्याज कितनी बार लग रहा है? 1 बार। 10,000 पे ब्याज लगा 3 बार, 1000 पे ब्याज लगा 3 बार, और 100 के ऊपर ब्याज लग रहा है 1 बार। मतलब ये तो आपका मूलधन है, ये साधारण ब्याज है, ये इसके ऊपर ब्याज है, और ये इसके ऊपर ब्याज 1 बार। 3 वर्ष में ये ब्याज लगते हैं टोटल। अब इसमें से ये समझना आप कि ये तो आपका मूलधन है, और ये है मूलधन के ऊपर लगने वाला साधारण ब्याज, और ये हो गए ब्याज पर ब्याज। हो गए कि नहीं हो गए? तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी मेरे को ये कहे कि टोटल ब्याज कितना मिला, तो टोटल ब्याज मिला 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3310, 3310 रुपए टोटल ब्याज मिल गया। टोटल सीआई मिल गया 3310 रुपए। अगर कोई मेरे को यह पूछ ले कि कुल मिश्रधन कितना हो गया, तो 10,000 रुपए मूलधन और 3300 रुपए 3310 रुपए ब्याज, तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया? वो हो गया 13,310 रुपए। और अगर इसमें मेरे को कोई ये पूछ ले कि भाई दोनों ब्याज का अंतर कितना है, 3 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना है, सीआई एसआई का अंतर क्या है? मुझे एक बात बताओ, दोनों ब्याज में अंतर केवल जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसी का होता है ना? भाई आप देखो, अगर साधारण ब्याज होता तो भी 1000 रुपए ब्याज तो साधारण में भी लगता, लेकिन जो एक्स्ट्रा लग रहा है ब्याज पर ब्याज, वही तो अंतर है ना। दोनों ब्याज के बीच का अंतर तो यही होता है ना, होता है कि नहीं होता? दोनों ब्याज के बीच का अंतर ये होता है। तो अंतर है 100, 200, 300 और 310, ये अंतर है। अगर आपको इसमें यह पूछ ले कि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, केवल सेकंड ईयर का, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखो, 1000 तो साधारण और 100 ब्याज पे ब्याज, तो मिलाकर 1100 रुपए हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर इसमें मेरे को कोई ये पूछ ले कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो तीसरे वर्ष में 1000 रुपए तो साधारण और 100 और 10 रुपए ब्याज पर ब्याज, तो सारा का सारा मिलाकर 1210 रुपए क्या हो गया? 1210 रुपए हो गया इसका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का टोटल नहीं, 3 साल का टोटल तो ये है 3310 रुपए, लेकिन तीसरे वर्ष का ब्याज कितना मिला है? 1210 रुपए। इस तरीके से आप, ये एक ही तरीका है जिससे आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक ये गुणांक वाला तरीका भी होता है, लेकिन ये तरीके से मेरे को सबसे बेस्ट जो लगता है ना, कि एक ही तरीका जिससे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए, वो ये होता है। जिसको ये समझना है कि ये सबसे पहला जो ब्याज है ये तो साधारण ब्याज है, फिर इस साधारण ब्याज पर देखो, साधारण ब्याज के ऊपर 3 बार ब्याज पे ब्याज लगेगा, और लास्ट में ये जो ब्याज है इसके ऊपर 1 बार ब्याज और लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बात को कहूं कि मूल आपका 1 है, तो पहला ब्याज साधारण ब्याज 3 बार लगेगा, इस पर ब्याज 3 बार लगेगा, इस पर ब्याज 1 बार लगेगा। ये 3 साल का टाइम होता है तब है। अगर 2 साल का टाइम होता ना, तो 2 साल का टाइम मूलधन 1 बार, साधारण ब्याज 2 बार, और इस ब्याज के ब्याज पर ब्याज 1 बार, इस प्रकार से लगता है। ठीक है, ये हो गया साहब आपका ये तरीका। अब थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल समझे ये बातें समझ में नहीं आएगी। अगले ने कहा, विकास ने 20,000 रुपए को 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2/2/5 वर्ष के लिए निवेश किया। कितने के लिए? 2/2/5 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष पूरे पूरे हैं और तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, 2/5 हिस्सा है। तो अगला कह रहा है मिश्रधन बताओ क्या होगा। भाई साहब सीधी सी बात है, रुपए लिए 20,000, है ना? ऐसा तरीका, एक ही तरीके से टॉपिक खत्म हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता।
20,000 रुपए, 3 किस्तें हैं। ये पहला वर्ष बनेगा, ये बन जाएगा दूसरा वर्ष, और तीसरा वर्ष जो है वो 2/5, यानी तीसरे का केवल 2/5 हिस्सा है। यही है। तो मुझे बताओ, दर है 10%, हर साल 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल 10% मिलेगा, और तीसरा साल पूरा नहीं है, पूरे साल में 10% मिलता है। 10% वार्षिक, एक साल में 10%, लेकिन ये 2/5 वर्ष है, तो 10 का 2/5 ही मिलेगा। 5 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। यानी जो तीसरी किस्त है उसमें आपको ब्याज जो मिलेगा वो 4% ही मिलेगा। चलो भाई, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 20,000 रुपए पर इन तीनों किस्तों में कितना कितना ब्याज मिल गया वो देखें। 20,000 का 10% 2,000, दूसरे साल में भी 20,000 का 10% 2,000, तीसरे किस्त जो है वो 20,000 का 4%। परसेंट का मतलब 2 जीरो हटाना हो गया, तो परसेंट से 2 जीरो कट गए, 200 गुणा 4, 20,000 का 4%, 800। ये तो आपका नॉर्मल साधारण ब्याज है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो भी लगता। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो मिलेगा ब्याज पे ब्याज। पहले साल ब्याज पे ब्याज मिलता नहीं है, दूसरे साल मिलेगा, यानी इस वाले वर्ष में इसका ब्याज पर ब्याज, पिछले वाले का कितना, दूसरे साल में ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, 10%। तो जो 2,000 का 10%, 2,000 का 10% 200, 10% यानी 10वां हिस्सा। और तीसरी किस्त में जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा वो मिलेगा इन सब का ब्याज पे ब्याज। बट तीसरी किस्त की दर कितने परसेंट है, 4%। तो 2,000 का 4% 80, इस 2,000 का 4% 80, और इस 200 का 4% हो गया 8। तो मेरे भाई टोटल क्या पूछा, टोटल मिश्रधन पूछा। टोटल मिश्रधन, मिश्रधन यानी कुल अमाउंट, कुल अमाउंट में 20,000 तो आपका मूलधन था, प्लस 2,000, 4,000 और 800, 4,800 रुपए साधारण ब्याज हो गया, और प्लस इसके ऊपर 280, 80, 160 और 8, 168, 200 और 168, 368 रुपए ब्याज पर ब्याज हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, 4,800 और 368, 5,168 तो हो गया ब्याज, 20,000 रुपए मूल, तो 25,168 रुपए टोटल मिश्रधन हो गया कि नहीं हो गया इसका? 25,168 रुपए इसका टोटल मिश्रधन हो गया। इतना जबरदस्त तरीका है, यानी कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, बस आपको अपने तरीके से सोल्व करना है। और ये आप कैलकुलेशन ये लैंग्वेज कैसी भी दे दे, आप तो बस ये ध्यान रखो, मूल कितना, दर कितनी, किस्त कितनी, बस। किशन ने 3,000 रुपए की राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि मिलेगी? पहली बात आपको दे रखा है 3,000 रुपए, और 2 वर्ष है, यानी एक एक वर्ष की 2 किस्तें बन गई। और जब पूरे पूरे वर्ष की किस्त बनी है तो पूरे वर्ष का ब्याज मिलेगा 20%। तो 3,000 का 20% पहले साल और 20% दूसरे साल। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके साथ ब्याज पे ब्याज और मिलेगा, है ना। पहले तो मैं देखता हूं सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा। 3,000 का 20%, परसेंट ने 2 जीरो हटा दिए, तो 30 गुणा 20, 600। दूसरे साल में भी 3,000 का 20%, 600। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहली साल नहीं, दूसरे साल मिलेगा ब्याज पे ब्याज। तो इस 600 रुपए का 20%, परसेंट से 2 जीरो गए, तो 20 गुणा 6, 120। तो मुझे बताओ, इसने पूछा कुल कितनी धनराशि मिलेगी, मतलब टोटल मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन में 3,000 तो आपका मूलधन है, 600 और 600 1200 साधारण ब्याज है, और 120 रुपए ब्याज पर ब्याज है। तो 1200 और 120, 1320 तो ब्याज, 3,000 रुपए मूलधन, तो 4,320 रुपए टोटल मिश्रधन बन गया। ये हो गया 4,320 रुपए। बताओ, आ गई बात समझ में?
इस तरीके से देख लो, एक ही तरीका काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर, अब की बार धनराशि नहीं दे रखी, कोई बात नहीं दे रखी, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। 2 वर्ष का टोटल नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए। यदि ब्याज की दर 12% है तो धनराशि बताओ क्या है। देखो एक बात तो क्लियर है कि मूल रकम आपकी जो भी होगी उसका 2 साल आपको 12% ब्याज मिलेगा, है ना, और एक बार ब्याज पे ब्याज और मिलेगा। और अगला कह रहा है दूसरे साल का ब्याज है बन गया 420 रुपए। पहले तो मैं क्या करता हूं, मेरे को मूल नहीं दे रखा, मैं मूल ज्ञात करने का तरीका बताता हूं। देखो एक काम करो, 12% को आप बट्टे में बदल लो तो 12/100, 4 से कैंसिल हो गया 3/25। मतलब मैं 12% को यह कह सकता हूं कि पहले साल भी 3/25 हिस्सा ब्याज मिलेगा। 12% का मतलब यही होता है। और दूसरे साल भी आपको 3/25 हिस्सा ब्याज मिलेगा। मूल रकम का 3/25 हिस्सा आपको ब्याज हर साल मिलेगा। हो गया? अब समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर मूल नहीं पता, यहां भी 25वां हिस्सा चाहिए और यहां भी 25वां चाहिए, यानी ऊपर तो 3 है लेकिन भाग तो 25 का देना पड़ेगा ना। तो मुझे बताओ 25 और 25 का गुणा 625 होता है। मैंने मूल रकम मान ली 625। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। अब 625 का 3/25 हिस्सा ब्याज पहले साल और 3/25 ही दूसरे साल। तो पहले तो ये साधारण ब्याज पता कर लेते हैं कितना है। 625 का 3/25, 25 का भाग 625 में गया 25 बार, और 25 तिया 75। तो दूसरा वाला वर्ष भी वही 625 का 3/25 है, तो यह भी 75। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। अब है ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल नहीं मिलता, ब्याज पे ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष, और दूसरे वर्ष मिलेगा इस पिछले वाले का ब्याज पर ब्याज। 75 का 3/25 दूसरे साल की यह है दर। 25 का भाग 75 में 3 बार, 3 तिया 9 हो गया। तो भाई साहब बात सीधी सी है, अगर मेरे को टोटल ब्याज पूछता तो मैं कहता 75, 75, 150 और 9, 159 रुपए टोटल ब्याज हो गया। बट इसने मेरे को दूसरे वर्ष का ब्याज दिए रखा। इसने कहा दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपए। मैंने देखा मेरे पास जो डाटा है उसमें दूसरे वर्ष का ब्याज है 84 रुपए, और वो कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज है 420 रुपए। तो 84 का 5 गुना ही तो है ये, यानी जो रियल वैल्यू है वो आपका जो मान आया है उस मान का 5 गुना है। तो इसने कहा बताओ वो धनराशि कितनी है। धनराशि आपने कितनी मानी है? 625 मानी। रियल मान उसका 5 गुना होगा। 625 का 5 गुना 3125 रुपए होगा। 3125 रुपए हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। बताओ आई बात समझ में? इस तरीके से चीजों को आप जज कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। अगला कह रहा है किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 है, केवल तीसरे साल का 24.5 रुपए है। यदि ब्याज की दर 16.2/3% है तो वह धनराशि क्या होगी, यह पूछ रहा है भाई। ब्याज की दर 16.2/3% है। देखो पहली बात तो यह है कि 16.2/3% को मैं परसेंट से तो सोल्व नहीं करूंगा। 16 तिया 48 और 2 50/3%। परसेंट हटेगा 100 का भाग, 50/300 कटेगा 1/6। मतलब मैं इसको पढ़ूंगा कि 16.2/3% हर साल दर है, मतलब हर साल 1/6 हिस्सा ब्याज मिलेगा। तो अब मेरे को टोटल रकम इसने दे नहीं रखी, बट 3 वर्षों तक मुझे उस रकम का 1/6 हिस्सा ब्याज मिलेगा। 1/6, 1/6, 1/6। यहां भी 6 का भाग, यहां भी 6 का भाग, यहां भी 6 का भाग, तो तीनों का गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। मैंने मूलधन मान लिया 216। 216 रुपए मूलधन में मान के चल रहा हूं। अब देखता हूं क्या होगा। 216 का छठा हिस्सा ब्याज मिलेगा 36 रुपए।
216 का छठा हिस्सा ब्याज 36 रुपए, 216 का छठा हिस्सा ब्याज 36 रुपए। ये तो हो गया साधारण ब्याज जो साहूकारी है, मिलना ही मिलना। अब मिलेगा ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल तो मिलेगा नहीं, दूसरे साल मिलेगा, दूसरे वाले वर्ष में मिलेगा इसका छठा हिस्सा ब्याज। तो 36 का छठा हिस्सा 6 रुपए, और तीसरे वर्ष में मिलेगा इनका छठा हिस्सा ब्याज। तो 36 का छठा हिस्सा 6, 36 का छठा हिस्सा 6, और 6 का छठा हिस्सा 1। और वैसे आप एक चीज समझ भी सकते हो, डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकते हो, क्या कि यहां पर मूल रकम जो है ना वो तो 36 रुपए 3 बार है 3 साल में। जो मूल यानी ब्याज, पहला ब्याज है ना 36 रुपए, उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो भी 3 बार मिल रहा है, जिसमें 1 बार तो मिल रहा है दूसरे साल में, 2 बार मिल रहा है तीसरे साल में। ये काम आएगी ये बात। और लास्ट में जो 6 रुपए के ऊपर ब्याज पे ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 1 बार, यानी 1 मूलधन, 3 साधारण ब्याज, 3 ब्याज पर ब्याज, और 1 इस ब्याज पर ब्याज। इतनी बार ये चीज मिलती है। हो गया। अब देखना, इसने कहा साहब कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो है पूरा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज 36 12 48 और 1 49, तीसरे वर्ष का ब्याज दिया 49। ये तो अपनी कैलकुलेशन में आया, जबकि वो कह रहा है तीसरे वर्ष का ब्याज है 24.5 रुपए, यानी 49 का आधा है। 24.5 रुपए हो गया, 49 का आधा हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर अगला कह रहा है वो धनराशि बताओ। वो धनराशि आपने मानी थी 216, जबकि रियल मान उसका आधा है, तो 216 का आधा 108। ये लीजिए। मजा नहीं आ जाए तो बोलना आप कहोगे कि वास्तव में सर यही तरीका है, यही हमारी समस्या का समाधान है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 12.5% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए। अब की बार अंतर दे दिया, कोई बात नहीं, दे देना दो। पहले तो मुझे बताओ दर क्या है। 12.5%। 12.5% को मैं परसेंट से तो नहीं करूंगा, मैं करूंगा अनुपात से। 12 दूनी 24 और 1 25 बट्टा 2%। परसेंट हटेगा 100 का भाग तो 200, 25 बट्टा 200 हो गया 1/8, है ना। यानी कि अब मेरे को अगले ने निश्चित राशि नहीं दे रखी है, बट मुझे पता है कि 2 वर्ष का अंतर दे रखा है, तो दोनों वर्षों में मुझे उस रकम का 1/8 हिस्सा ब्याज मिलेगा। अब यहां भी 1/8 मिलेगा और यहां भी 1/8 मिलेगा, तो मैं वो रकम 64 रुपए मान लू। भाई शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना क्वेश्चन की। अब उसने क्या दे रखा वो मेरे को क्या मतलब उससे, ठीक है। तो 64 का 1/8वां हिस्सा 8 रुपए ब्याज, 64 का 8वां हिस्सा 8 रुपए ब्याज। ये तो साधारण ब्याज। अब मिलेगा ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल तो मिलेगा नहीं, दूसरे साल मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा पिछले वाले का ब्याज पर ब्याज। 8 का 1/8वां हिस्सा, 8 का 1/8 हो गया 1, हो गया। तो अगले ने यह कहा कि 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मुझे तो बताओ ब्याज में अंतर किसका होता है। आप इस बात को समझिए, मैंने शुरुआत बिल्कुल शॉर्ट में इसी से करी कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब साधारण ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज, और जो ब्याज पर ब्याज होता है वही दोनों ब्याज के बीच का अंतर होगा। मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में सीधा सा आप ये समझ सकते हो कि ये 8-8 रुपए तो दोनों में ही मिलेंगे, साधारण ब्याज होगा तो भी मिलेंगे ये दोनों तो, और चक्रवृद्धि में भी मिलेंगे, लेकिन अंतर किसका होगा। जितना ब्याज पर ब्याज लग गया वो चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा है। तो मुझे बताओ 2 वर्ष में ब्याज पे ब्याज केवल यही तो मिल रहा है, एक्स्ट्रा तो इतना ही मिल रहा है ना। तो अपनी कैलकुलेशन में अंतर है CI माइनस SI, वो है 1 रुपया, जबकि वो कह रहा है कि वो अंतर 1 नहीं है, अंतर है 25 रुपए। तो 1 का मान 25 है, इसका मतलब रियल वैल्यू 25 गुना हो गई। तो इसका मतलब वो राशि जो आपने मानी है वो राशि फिर 64 नहीं है, 64 की 25 गुना है। 64 का 100 गुना 6400,
और 25 गुणा चौथा हिस्सा होता है, तो 6400 का चौथा हिस्सा 1600। यह आंसर आ गया। ये इसका मूलधन हो गया कितना? 1600 रुपए। वैसे इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट 64 रुपए मानते भी उत्तर दे सकते थे, 64 से भी उत्तर आ सकता था इसका। अगर आपने मूलधन माना है कि 64 है और इसने यह पूछा कि मूलधन बताओ, तो उत्तर जो भी होगा वो 64 का मल्टीपल ही होगा। इनमें से एक ही ऑप्शन है जो 64 का मल्टीपल है। यह होती है अप्रोच जो सीधा आंसर बता देती है कि आपने मूलधन 64 माना तो 64 का मल्टीपल देख लिया, 64 का मल्टीपल एक ही है 1600, तो उत्तर वही होगा, है ना। इस तरीके से भी आप चल सकते हो। अगला क्वेश्चन, जैसे यहां पर आपने माना छठा 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 हिस्सा कितना माना? 216, तो उत्तर जो भी होगा वो 216 का या तो मल्टीपल होगा या फैक्टर होगा, और 216 का मल्टीपल या फैक्टर एक ही है, 108। तो इस तरीके से, यानी ये तरीका इतना इफेक्टिव है कि कई क्वेश्चनों को तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उत्तर दे देता है कि इसका उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 450 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले और दूसरे वर्ष के लिए 11.1/9% तथा 14.2/7% है, तो मूलधन बताओ। पहली बात तो 11.1/9% पहले साल की दर है, मैं इसको भी परसेंट से नहीं करूंगा, और दूसरे साल की दर 14.2/7% है, मैं इसको भी परसेंट से नहीं करूंगा। एक बात तो ये क्लियर है, ठीक है। तो 11,999 100 बट्टा 9% यानी 900, 100 से 100 कट गया 1/9, और ये 14,798 200 बट्टा 7% यानी 700, ये भी 100 से 100 कट गया 1/7, यानी मैं कहूंगा कि 2 वर्षों का अंतर है 450 रुपए। मूल मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उस मूल के ऊपर पहले साल मिलेगा 1/9 ब्याज, दूसरे साल मिलेगा 1/7। तो यहां 9वां हिस्सा और यहां 7वां हिस्सा, तो मूल रकम है 63। उत्तर जो भी होगा वो 63 या 63 का कोई फैक्टर या मल्टीपल होगा। अब 63 का मल्टीपल देख लो, इनमें से कौन सा है। 63 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, 63 का मल्टीपल ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 63 का मल्टीपल है। उत्तर होगा 28,350। आ रही है बात समझ में? आंसर आपका ये हो गया। अब देखो, चलो अब देखता हूं, अगले ने मेरे को 2 वर्षों का अंतर दे रखा है दोनों का। मैं 63 रुपए से पता करता हूं अंतर कितना था। 63 का पहले साल 9वां हिस्सा 7 रुपया, और दूसरे साल 63 का 7वां हिस्सा 9 रुपया। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब मुझे चाहिए ब्याज पे ब्याज एक्स्ट्रा। तो ब्याज पे ब्याज पहले साल तो मिलेगा नहीं, दूसरे में मिलेगा। दूसरे में मिलेगा तो पिछले वाले का, पीछे ब्याज कितना था? 7, और इसका दूसरी साल ब्याज ले रहे हो तो दूसरे साल मिलेगा 7वां हिस्सा। भाई दर दूसरे साल की है, तो 7 का 1/7वां हिस्सा 1 रुपया। अब मुझे बताओ कि अगर ये साधारण ब्याज होता तो ये तो साधारण में भी मिलता और ये चक्रवृद्धि में भी मिल रहा है, तो अंतर सिर्फ जो ब्याज पर ब्याज है उसी का तो है। तो मेरी कैलकुलेशन में दोनों के बीच में अंतर जो आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है? 1 रुपए का आ रहा है। जबकि वो कह रहा है कि अंतर 1 का नहीं है, कितने का है? 450 का है। इसका मतलब रियल आंसर अपने वाले डाटा का 450 गुना है। तो फिर इसने पूछा मूलधन बताओ क्या है। मूलधन 63 नहीं है, फिर 63 का 450 गुना है, और 63 का 450 गुना होगा 28,350। ये लीजिए, हो रहे। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ये तरीके अपनाने पड़ेंगे आपको। अब ये देखो क्या शानदार सवाल है यार, जबरदस्ती क्वेश्चन है भाई, जबरदस्ती नहीं जबरदस्त। और इस सवाल का इतना ही छोटा आंसर है अगर ये तरीका किसी बच्चे ने पढ़ रखा है। अगला कह रहा है किसी राशि के 3 साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर, और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात। देखो ये अनुपात दे रखा है ना 23:7, ये किसका अनुपात है? 3 वर्ष के CI माइनस SI ऑफ 3 ईयर्स और CI माइनस SI ऑफ 2 ईयर्स। किसी राशि के
3 साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण के अंतर का अनुपात है 23:7, है ना। तो अगले ने पूछा ब्याज की दर बताओ। दिमाग हैंग कर दे भाई साहब, अच्छे अच्छा होगा। अब मैंने एक बात बताओ, इसने एक बार तो लिया 3 वर्ष का अंतर, एक बार 2 वर्ष का। मैं क्या करता हूं, ये मैंने 3 टुकड़े लिए, मूल जो भी होगा 3 वर्ष में, अगर ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, सबसे पहले तो मूल के ऊपर तीनों वर्ष पहला ब्याज जो मिलेगा वो तो साधारण ब्याज होगा, वो तो साहूकारी ब्याज है ना। दूसरे साल में मिलेगा इस पर ब्याज, और तीसरे साल इस पर ब्याज जो भी आएगा ना, जो भी आएगा, तीसरे साल मिलेगा इन तीनों के ऊपर ब्याज पर ब्याज। तो इन तीनों के ऊपर, मुझे एक बात बताओ, इस एसआई के ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है, मानो के। तो आपको मैंने ये समझाया था, ये के तीसरे साल में 2 बार और होगा, मतलब ये टोटल 3 बार हो जाता है, और लास्ट में इसका ब्याज पर ब्याज और मिलेगा। ऐसा ही होता है। मान लो कि ये मिलेगा के का, ये मिल गया मान लो एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ष का मैं अंतर पे जाऊं दोनों ब्याज के, तो 2 वर्ष का अंतर इसको भूल जाओ, 2 वर्ष का अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है, 2 वर्ष का दोनों ब्याज का, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज है, अंतर सिर्फ ये है, और वो 2 वर्ष का अंतर मेरे को दे रखा है 7। तो मेरे भाई ये अंतर हो गया 7। और एक बात बताओ, अगर ये 7 है तो यहां ये 7 2 बार और आएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 7 2 बार आएगा। अब एक बात बताओ, 3 वर्ष का जो अंतर है वो होगा ये पूरा, 3 वर्ष का अंतर ये पूरा होता है। तो ये पूरा 7 और 7 14 और 7 21 तो हो गया, जबकि उसने 3 वर्ष के अंतर का अनुपात दे रखा है 23। तो मुझे बताओ इस x का मान कितना होगा? 2 होगा। देख लो, 2 वर्ष का अंतर तो 7 है, 3 वर्ष का अंतर 23 है। हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे तो ये बता दो, और तो ऊपर का नहीं पता, बट इस 7 रुपए पर 1 साल का ब्याज 2 रुपए मिला कि नहीं मिला? ये 2 रुपए क्या है? इसी का तो ब्याज है ना। तो 7 रुपए पर 1 साल में 2 रुपए ब्याज मिला, तो 2 रुपया ब्याज मिला 7 पर। कितना परसेंट है? वही तो दर होगी। 1 साल का ब्याज कहीं से भी निकाल लो, दर तो सेम ही है। तो 2 रुपए ब्याज मिल रहा है 7 के ऊपर, कितना परसेंट है मेरे भाई? 200/7%। और 200 में 7 का भाग देंगे तो यह आएगा 28 सही 4/7% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 28 सही 4/7% दर हो गई। बताओ, जबरदस्त क्वेश्चन था कि नहीं था? बट ये मेथड उससे भी जबरदस्त है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी सवाल हो, इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हो। अब आप एक काम करना, अब उठाना कोई भी क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से, कहीं से भी, ठीक है? और देखना 80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इस एक तरीके से, चक्रवृद्धि ब्याज के। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, हर क्वेश्चन का नया तरीका मत पढ़ो, एक ही तरीका पढ़ो। अगला कह रहा है, राजेंद्र सिंह ने 234 रुपए का ऋण, 234 रुपए का लोन लिया है, 2 बराबर किस्तों में चुकता किया। मैंने इसी में किस्त वाले क्वेश्चन और ले लिए कि चलो ठीक है, बच्चे किस्त के क्वेश्चन को भी समझ सके। 234 रुपए का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकता किया यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 सही 2/3% है। दर है 16 सही 2/3%। ये लो, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, और दर का मतलब होता है हर साल 1/6 ब्याज, यानी 6 पर कितना ब्याज? 1 रुपया। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वर्ष 6 रुपए मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा कितना? 7 रुपया। किस्त 7 की होगी। और अगर सेम ऐसा का ऐसा दूसरे वर्ष हो गया, तो दूसरे वर्ष में मूलधन होगा 6 का स्क्वायर और मिश्र धन होगा 7 का स्क्वायर। सेम रेट अगर 2 बार हो रही है तो स्क्वायर, 3 बार हो रही है तो क्यूब। अब भाई साहब, मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि पहले साल में 6 रुपए का मूलधन है तो किस्त चुकाई 7 की, दूसरे साल 6 के स्क्वायर का मूलधन है तो किस्त चुकाई 7 के स्क्वायर की। अगले ने कहा दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए,
क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर तो किस्त 7 है, ये 7 का स्क्वायर है। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 7 से गुणा कर लूं, बराबर हो जाएगी। तो 7 से गुणा करूं तो ये बताओ कितना हो गया, 7 6 के 42, 7 7 49, और ये वाला है आपका 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये मूलधन और ये हो गया किस्त। अब आप एक बात बताओ, किस्त आई है 49 रुपए की, तो उत्तर जो भी होगा, क्योंकि इसने किस्त का मान पूछा है, उत्तर जो भी होगा वो 49 का मल्टीपल होगा। अब 49 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 147, उत्तर तो ये हो गया। फिर भी एग्जैक्ट पे जाना चाहो, इसने टोटल ऋण दे रखा है 234, आपने पहली साल मूल चुकाया 42, दूसरी साल चुकाया 36, यानी 2 वर्ष में टोटल मूल चुका दिया 78। जबकि वो कह रहा है कि 78 नहीं चुकाया भाई, 234 रुपए का ऋण चुकाया है। तो 234 रुपए हो गया 78 का तिगुना, यानी रियल वैल्यू इनकी 3 गुणी है। तो जो आपकी किस्त है ना हर बार की, वो किस्त भी फिर 49 रुपए की नहीं है, 49 की तिगुणी 147 रुपए की है। 49 की 3 गुणी कितने रुपए की है, 147 रुपए की है। इस तरीके से आप किस्तों के क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन किस्त वाला तो मैं एक काम करूंगा, एक किस्तों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की किस्तों का एक कंबाइंड सेशन में ले आऊंगा, जिसमें एक ही सेशन में साधारण ब्याज की किस्त का सवाल हो तो कैसे होगा और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त का सवाल हो तो कैसे होगा, वो उस वीडियो में मैं पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। ये आज मैंने एक ऐसा कंसेप्ट आपको सिखाया जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज के 80% क्वेश्चनों को एक ही तरीके से निपटा सकते हो और बड़े बड़े क्वेश्चनों का सॉल्यूशन छोटे से छोटे रूप में कर सकते हो। बात समझ में आई? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं दोस्तों, होली पर 4 दिन का 1 मार्च से 4 मार्च तक ऑफर है, बहुत तगड़ा ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाएं, ठीक है। और 5 मार्च से YouTube के ऊपर डेली लाइव सेशन स्टार्ट होंगे, प्रैक्टिस सेशन एग्जाम तक डेली लाइव सेशन चालू होंगे 5 मार्च से। सबसे पहले पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।